पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन। रवां साल का उन्वान आज़ादी, बराबरी और इंसाफ। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत करता है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए और उन्हें बुनियादी हुकूक देने के लिए दबाव डाले। गजा में भी इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। इसराइल फलस्तीनियों को रियासती दहशतगर्दी और बदतरीन नस्ल खुशी का निशाना बना रहा है। अक़वाम आलम फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें करे। सदर ममलकत और निगरान वज़ीर आज़म के पैगामात। मुसलमानों, ईसाइयों और निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ संगीन जराइम। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सर फहरिस्त। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज तंजीह के बाद मजालिम में इजाफा। 1000 से जायद कश्मीरी शहीद, 150 खवातीन ज्यादती का शिकार, जबकि सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। वस्ती गजा पर वहशियाना हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। इजरायली टैंकों ने जबालिया कैंप में अल उदा अस्पताल का घेराव कर लिया। फायरिंग से 2 हेल्थ वर्कर्स जाँ बहक। आलमी इदारे सेहत की मज़म्मत। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 से जायद हो गई। जंगजदा इलाके में भूख के डेरे। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक गजा के 36% घरानों को शदीद भूख का सामना। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। 1971 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर बिला खौफ खतर और बेमिसाल जुर्रत के साथ दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR। गुजरखान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत की तकरीब। मेजर जनरल उमर फरीद ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कौम के लिए कुर्बानियों पर खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की भल सफाई होगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। भल सफाई के दौरान कमिश्नर्स फील्ड में रहेंगे और तमाम उमूर की निगरानी करेंगे। भल सफाई के साथ नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। गुज़श्ता रोज 2121 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 186 खानदान अपने वतन लौट गए। 9 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,21,000 से जायद हो गई। हांगकांग में एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स के इनेकाद। पाकिस्तानी IT कंपनीज की बड़ी कामयाबी। 1 गोल्ड और 7 मेरिट अवार्ड जीत लिए। सुपर विमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड सुपर विमेन पाकिस्तान ने अपने नाम किया। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस में चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 बड़े ममालिक शामिल। पानी के सही इस्तेमाल से बचाव से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री के मुकाबले 75 स्कूलों और कॉलेज के तलबा और तालिबात की शिरकत। आर्मी पब्लिक स्कूल अकूड़ा खटक ने पहली पोजीशन समेटी। मुकाबलों का इनेकाद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ के इश्तराक से किया गया। कोलालंपुर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान लास्ट 8 में जगह बनाने में कामयाब। कौमी हॉकी टीम का बेल्जियम से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टीम 12 दिसंबर को स्पेन के मद्दे मुकाबिल होगी। और नेशनल T20 कप 2023 एबटाबाद रीजन और कराची वाइट्स की फाइनल में रसायल। सेमीफाइनल में एबटाबाद रीजन की पेशावर रीजन को 7 विकेटों से शिकस्त। कराची वाइट्स ने रावलपिंडी को 4 विकेटों से हरा दिया। फाइनल रात 8 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में इंसानी हुकूक की कदर अहमियत को उजागर करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान रंगो नस्ल, मजहब, जिन्स, जबान और सियासत से बालातर होकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात का मकसद आबादियाती तब्दीली और कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादत से महरूम करना है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत समेत कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक देने के लिए भारत पर दबाव डाले। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में इंसानी हुकूक की एक और तशवीशनाक सूरत हाल सामने है, जहाँ इसराइल गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसके नतीजे में मासूम ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। हम आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ करे और फ़लस्तीनी अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक़ दे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को रियासती दहशतगर्दी और बदतरीन नस्ल कुशी का निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि इसराइल की फ़लस्तीनियों पर रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। बदकिस्मती की बात है कि फ़लस्तीन के अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने के अलावा हज़ारों बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन और इमदादी कारकुन शामिल हैं। इसी तरह भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो का मुतालबा करती हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी का राज कायम करने पर भारत को जवाबदेह ठहराए। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मिलकर आज़ादी, मसावात और इंसाफ सबके लिए के मौजू के तहत इंसानी हुकूक का आलमी दिन मना रहा है। ये दिन हमें तमाम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनका एहतराम करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में इंसानी हुकूक की कदर अहमियत को उजागर करना है। इस साल इस दिन का मौजू आज़ादी, मसावात और इंसाफ सबके लिए रखा गया है। रिपोर्ट करेंगे मलिक उमर। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम दुनिया के बेशतर ममालिक में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। 1948 में इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अक़वाम मुत्तहिदा ने अमली जामा पहनाया। इस करारदाद के मुताबिक दुनिया भर के इंसानों को जीने का हक, अपने फिक्र के इजहार की आज़ादी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, रोजगार, तालीम, सेहत और दीगर माशी और सकाफती हुकूक बिला इम्तियाज बराबरी की सतह पर फराहम करना जरूरी है। रवां साल दुनिया में सबसे ज्यादा 500 जबानों में तर्जमा होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इस अहम तरीन डिक्लेरेशन की 75वीं सालगिरह भी है। ताहम 75 साल गुजरने के बावजूद दुनिया के कई ममालिक में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। हाल ही में इसराइल और हमास के दरमियान शुरू होने वाले तसादुम में इसराइल की जानिब से जिस तरह इंसानी हुकूक को रौंदा गया, आलमी बरादरी इसकी गवाह है। ताहम ये सिलसिला 2 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां भी किसी से पोशीदा नहीं। 7 दिहाइयों से मुसलसल जुल्म की चक्की में पिसते नहत्ते कश्मीरी आलमी बरादरी से ये आस लगाए बैठे हैं कि वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की रूह पर अमल करते हुए जुल्म बर्बरियत का सिलसिला रोकने में अपना किरदार अदा करें। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एक जानिब जहां दुनिया इंसानी हुकूक का दिन मना रही है, तो वहीं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। भारत मकबूजा कश्मीर में एक काबिज मुल्क की हैसियत से पंजे गाड़े बैठा है और गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम के तमाम इंसानी, सियासी, मजहबी और समाजी हुकूक पामाल करके इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का लामुतनाही सिलसिला जारी रखे हुए है। मकबूजा कश्मीर में 1990 से लेकर आज तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद और लाखों बेगुनाह शहरी भारतीय फौजियों की गोलियों,
पैलेट गनों, आंसू गैस, लाठी चार्ज और दौरान हिरासत तशद्दुद से जख्मी किए गए। 10 लाख फौजियों का वहाँ पे मुसल्लत किया जाना, वहाँ पे गैर इंसानी कवानीन, अफस्पा, पोटा, टाडा, UAPA, PSA, इन कवानीन के ज़रिए हिंदुस्तान की गासिब अफवाज को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं कि वो जब चाहें जहाँ चाहें किसी भी कश्मीरी शहरी को कत्ल कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा शहरियों को अगवा करके शहीद किया गया और उन्हें गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया गया। मसला कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी से शह पाकर भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में आईनी जारियत का इर्तकाब करते हुए कश्मीरियों के रहे सहे हुकूक भी सल्ब कर लिए और कश्मीरियों की जानब से रद्द अमल के खदशे का बहाना करके मजीद 3 लाख फौज कश्मीर में तलब कर ली। ये एक यकतरफा इकदाम जो उसने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का किया, उसके बाद जबरन इन लोगों की आवाज़ को दफन करने के लिए उसने 3 लाख फौज का इजाफा करके, यानी कि हर नुक्कर में, हर गली में एक फौजी को खड़ा कर दिया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी जलसे जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे करके आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा दोहराते हैं कि वो कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। अजील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, इंसानी हुकूक के आलमी दिन और भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 75 साल गुजरने के बावजूद भी भारत इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों में सर फहरिस्त है। 1948 से अब तक मजलूम कश्मीरी जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 की तनसीख से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी। KMS के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद से 1000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद, 150 से ज्यादा खवातीन ज्यादती का शिकार, जबकि 200 बच्चे यतीम हो गए। आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद से अब तक 22,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 1200 इमलाक नजर आतिश कर दी गईं। हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों और निचली जात के हिंदुओं पर भी जमीन तंग है। भारत में पिछली 2 दहाइयों से अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा मसाजिद और मज़ारात को शहीद किया जा चुका है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। 2023 में भारत की 23 रियासतों में ईसाइयों के खिलाफ 400 तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी के ज़ेरे हुकूमत रियासत उड़ीसा के जिला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 रोज तक जारी रहने वाले फसादात में 600 ईसाई गांवों और 400 से ज्यादा चर्च नजर आतिश कर दिए गए। सिर्फ जनवरी ता जून 2022 में ईसाइयों के खिलाफ 274 पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने गुज़श्ता 5 बरसों में निचली जात के खिलाफ 2.5 लाख से ज्यादा नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट जारी की है। सिर्फ 2021 में दलित हिंदुओं के खिलाफ 60,000 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए। DW के मुताबिक औसतन हर 10 मिनट में एक दलित के खिलाफ तशद्दुद का वाक़या पेश आता है। 2021 में खवातीन के साथ ज्यादती के 4 लाख से ज्यादा मुकदमात का इंदराज भी हुआ। भारत में सहावत का गला घोंटने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। नाज़रीन, 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमती जाबराना हथकंडों से तंग आकर भारत में अपना दफ्तर बंद कर दिया था। 2022 में ऑक्सफैम और 2023 में मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC इंडिया के दफातर पर भी 4 रोज तक छापे मारे गए। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें आलमी बरादरी पर जोर दिया गया है कि वो भारतीय फौजियों की जानिब से इलाके में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मुख्तलिफ फसादी पसंद तंजीमों की जानिब से इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सुतूनों और खंभों पर चस्पा किए गए पोस्टर्स में कहा गया है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादत समेत तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को खत्म करने पर तुली हुई है। बयान में कहा गया कि कश्मीरी अवाम मोदी के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाने और हर कीमत पर अपनी मुनफरिद शनाख्त और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके के लोगों के हुकूक छीनने के लिए अदलिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली दहशतगर्दी जारी है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वस्ती गज़ा में सियोनी फ़ौज के वहशियाना फ़ज़ाई हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शुमाली और जनूबी गज़ा के कई अस्पताल मुसलसल हमलों की ज़द में हैं। जबालिया में आलूदा अस्पताल का मुहासरा किया गया है। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 हेल्थ वर्कर्स जान बहक हो गए। आलमी इदारा सेहत ने वाक़े की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने तस्दीक की है कि सेहूनी हमलों में अब तक इदारे के 133 मुलाज़मीन जान बहक हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी बरबरियत में अब तक 17,700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 48,800 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं।
7,780 अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो अभी भी मलबे तले दबकर शहीद हो चुके हैं। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान बरकरार है। आलमी इदारे खुराक का कहना है कि गजा के 36% घरानों को शदीद भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल ने बताया है कि जंग से तबाह हाल गजा में 10 लाख बच्चे बेघर हो चुके हैं। इमदाद की फराहमी पर पाबंदियों और रुकावटें उनके लिए सजाए मौत के मुतरादिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा दोहराया है। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का कहना है कि ख़वातीन और बच्चे अमवात और ज़ख्मों की सूरत में इस जंग की भारी कीमत चुका रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सिहूनी दहशतगर्दी उरूज पर है। मगरबी किनारे में अब तक 273 फलस्तीनी शहीद, 3,365 जख्मी और 3,007 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। उधर इसराइली फौज ने गजा में हलाक मजीद 5 फौजियों के नाम जारी किए हैं। दूसरी जानिब बाइडन इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाने वाले इख्तियारात के तहत इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फराहम करने की मंजूरी दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कांग्रेस ने इस असलहे की फराहमी की मंजूरी बाद में ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, हमारा मिशन है। पॉलिसियों का तसलसल जारी रहता तो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के सफर की तकमील तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तफसील जानते हैं मोहम्मद सूफियान से। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। इजलास में अटक, जेहलम और चकवाल के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इजलास से खिताब करते हुए नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दूर रहा लेकिन कारकुन हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं। सिर्फ टिकट देने का और टिकट लेने का शौक नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम ये मुल्क का हाल क्या हो गया है और फिर जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक, जिसका तसव्वुर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। नून लीग के कायद ने कहा कि कौम कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने सियासी नुमाइंदे मुंतखब करती है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमसाया मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं, तरक्की के मैदान में बहुत पीछे हैं, आगे बढ़ना होगा, तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। हमने हर फ्रंट में अपनी खिदमत की, चाहे वो इक्तिसादी है, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो दिफाई है और चाहे वो हमारी फॉरेन अफेयर्स है। यहाँ तो हमारे पीछे सीपैक को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास 19 दिसंबर तक जारी रहेंगे, जिनमें मुख्तलिफ डिवीजन्स और अजला के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिलेक्शन पर नहीं इलेक्शन पर यकीन रखते हैं, वोट को इज्जत दो की सियासत करना होगी। तिमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, शहीद मोहतरमा के ख्वाब को पूरा करेंगे। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क के पसमानदा तबकात की नुमाइंदा जमात है, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इंतकाम के बजाय खिदमत की सियासत हमारा मंशूर है। उन्होंने कहा कि BISP से आज भी गरीब तबकात की मदद हो रही है। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा उठाया था और ये मेरे आपसे वादा है, मेरे नौजवानों से वादा है, उन बुजुर्गों से वादा है कि मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला कायदे अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्की तरक्की के सबसे अहम मंसूबे CPAC की बुनियाद रखी। इस इक्तसादी राहदारी के समरात दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को ज्यादा मिलेंगे। मेरा आपसे वादा है, इस मुल्क के मजदूरों से, इस मुल्क के किसानों से, इस मुल्क के तालिबे इल्मों से कि हम इंशाअल्लाह ताला आपको वो सहूलत देंगे, वो हक दिलवाएंगे जो ख्वाब कायदे अवाम ने देखा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तैमरगरा के अवाम से हमारा 3 नस्लों का साथ है। पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार आकर लोअर दीर की तकदीर बदलेगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने की कोशिश करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई है। अनीस अवान की रिपोर्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि कायद नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए,
انہیں ناجائز سزائیں دی گئیں مگر ان کا حوصلہ نہیں توڑا جا سکا۔ نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جانتے ہو نا؟ 60 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز دو کون تھے؟ ایک یہ خود تھا فتنہ اور ایک اس کی بیوی تھی پنکی پیرنی۔ سزا سے بچنے کے لیے اس نے 9 مئی کا حملہ کیا پاکستان پہ، پاکستان کے کونے کونے میں آگ لگائی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے تمام ادوار ملک کی معاشی خوشحالی کے ادوار تھے۔ انہوں نے ملک کو موٹر ویز دیں، ہسپتال بنائے اور روزگار کے نئے منصوبوں سے خوشحالی اور ترقی کی بنیاد رکھی۔ نواز شریف نے پاکستان کی خدمت کی ہے، ملک کا مستقبل بھی، اپنا مستقبل بھی، اپنا آنے والا مستقبل بھی آپ نے نواز شریف سے جوڑ دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جلال پور میں عوام کا یہ سمندر گواہ ہے کہ نواز شریف پر لوگوں کا اعتبار قائم ہے۔ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر ایک بار پھر ملک کو معاشی گرداب سے نکالے گی۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ 75 برسوں میں ہم نے وطن کے لیے کیا کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ نظریاتی سیاست کی ہے اور وطن عزیز کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتخابات کا ماحول بن رہا ہے، عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سمجھداری سے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں عوام سے وعدے پورا کرنا ہوں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین کی صدارت میں لاہور میں ہوا۔ شرکاء نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے حکمت عملی اور عوامی رابطہ مہم پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ٹکٹس کی تقسیم پر بھی مشاورت ہوئی۔ پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے لیے پارٹی کی تیاریاں جاری ہیں، کارکنوں کو متحرک کرنے اور پارٹی منشور سے متعلق آگاہی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارا اگلا جلسہ سوابی میں ہوگا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اضلاع کی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ نوشہرہ سے پرویز خٹک کی سیاست کو ختم کرنا آسان نہیں، انتخابات میں عوامی حمایت سے کامیابی سمیٹیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ عوام 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرتے ہیں۔ بہاولپور میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا تو جماعت اسلامی کرپشن اور بے روزگاری کا خاتمہ کرتے ہوئے ملک کو فلاحی ریاست بنائے گی۔ سراج الحق نے کہا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں، مسئلہ صرف بہتر منصوبہ بندی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا گیا۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو مفت تعلیم اور 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کوئٹہ میں قومی خبر رسائی ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے بیورو آفس کا دورہ کیا۔ بیورو چیف نصر محمد جمالی نے وفاقی وزیر کو مختلف امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اے پی پی سمیت وزارت اطلاعات کے دیگر اداروں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ملازمین کے جائز مسائل کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ استعداد کار میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اور سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت آج پوری عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علماء کرام نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا مظہر ہے۔ پاکستان کے یہ درخشندہ ستارے جنہوں نے ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان نچھاور کی، بلا شبہ عزت اور تکریم کے مستحق ہیں۔ پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ سوار محمد حسین شہید 18 جنوری 1949 کو گجرخان میں پیدا ہوئے۔ محمد حسین اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ خودداری، دلیری، محنت، غیرت اور سب سے بڑھ کر وطن سے محبت انہیں وراثت میں ملی تھی۔
अपनी जान वतन पर कुर्बान करने और दुश्मन से लड़ने के लिए बेचैन रहते थे। यूं सितंबर 1966 में मोहम्मद हुसैन बहैसियत सवार ड्राइवर पाक फौज में शामिल हुए। उन्होंने एक ड्राइवर होने के बावजूद रज़ाकाराना तौर पर खुद को पेश कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को जुमे के दिन जब जंग शुरू हुई तो सवार मोहम्मद हुसैन शकरगढ़ के इलाके में तैनात थे, जबकि पाक फौज के एक टैंक रेजिमेंट का मुकाबला भारत की 8 टैंक रेजिमेंट्स से था। 7 दिसंबर को दुश्मन की गदरपुर पर कब्जे की इतला मिली। फायरिंग की आवाजें आने पर ट्रूप लीडर सूरत हाल का जायजा लेने रवाना हुए। ट्रूप लीडर को गदरपुर पहुंचने पर हैरानकुन मंजर देखने को मिला। गदरपुर सवार मोहम्मद हुसैन के कब्जे में था और दुश्मन की नफरी को चारों जवान भगा चुके थे। गदरपुर के मार्के में सवार मोहम्मद हुसैन की बरवक्त इत्तलात ने दुश्मन का बेशुमार असलहा और दर्जनों टैंक्स राख का ढेर बना दिए। सरकारी बयान के मुताबिक सिर्फ 16 टैंक सवार मोहम्मद हुसैन ने तबाह किए। 8 दिसंबर को सवार मोहम्मद हुसैन अपने साथी के हमरा हड़कला गांव में दुश्मन के मुमकिन हमले को भांपते हुए दुश्मन के तोपखानों पर फायर करवाए और दुश्मन को उस मकाम से मुंतशिर कर दिया। सवार मोहम्मद हुसैन वक्तन फवक्तन हर मोर्चे पर जाते और नारे लगाकर साथी जवानों को हौसला बढ़ाते। ये सवार मोहम्मद हुसैन का कारनामा ही था कि दुश्मन टैंक आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के पीछे तबाह होते रहे। अफसरान सवार मोहम्मद हुसैन की बहादुरी, बेखौफी, दलेरी और कारनामों से हद दर्जा मुतासिर थे और गुजारिश कर चुके थे कि ये जवान मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज का मुस्तहिक है। हर चीज से बेनियाज मोहम्मद हुसैन वतन अजीज के दिफा में मसरूफ थे कि एक छुपे हुए भारतीय टैंक से मशीन गन का ब्रस्ट सवार मोहम्मद हुसैन के सीने से पार हो गया। साथियों के करीब आने पर सवार मोहम्मद हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुश्मन कहाँ है, आगे तो नहीं आ रहा। इन अल्फाज के साथ ये दलेर और मौजज़ा सिफ्त करिश्माती जवान मुस्कुराते हुए वतन की आन पर कुर्बान हो गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को बाद शहादत मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। दिफाई वतन में जानों का नजराना पेश करने वालों की अनगिनत दास्तानों में एक दास्तान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की भी है। वो 18 जनवरी सन 1949 को जिला रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में पैदा हुए और सितंबर 1966 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ जफरवाल सेक्टर में इंतहाई जमा मर्दी से लड़ते हुए 10 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। उनके लवाहिकीन ने अपने एहसासात का इज़हार करते हुए कहा कि उनके दिल में एक जज्बा पनप रहा था और फिर अल्लाह पाक ने उन्हें पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अता किया। जो उनके दिल में एक जज्बा पनप रहा था, अल्लाह ताला ने फिर उसको एक हकीकत का रंग दिया और फिर उनको ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा एजाज या निशान हैदर, इससे उनको नवाजा गया। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की एक मजबूत तरीन आर्मी है। हमारे शुहदा जो शहीद हुए, जिन फैमिलियों से शहीद हुए, वो तो ज़्यादा इस काम को जानते हैं कि ये सारे इन सब की जब तक हम इस एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सारी कौम जब तक इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगी तो उस वक्त तक कभी कौमें नहीं बनती। अगर कौमें बनना चाहती हैं तो फिर हमें शुहदा की इन कुर्बानियों को याद भी करना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए और इसके लिए इनके पीछे भी खड़ा होना चाहिए। 1966 में ये फौज में भर्ती हुए, मगरब के बाद वापस आए तो बताया कि मेरी सिलेक्शन पाक आर्मी में हो गई है, आर्मेड कोर में भर्ती हूँ। जब ये स्कूल जाया करते थे तो रास्ते में ये नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जाते थे। वो जो जज्बा था 65 की जंग का, वो बेसिक सबब बना इनके फौज में जाने का। तो जो उनके साथी थे उस वक्त बताते थे कि मोहम्मद हुसैन जब फौज में भर्ती हुआ तो कहा करता था कि दुआ करें हमारी इंडिया से लड़ाई हो जाए। तो हम कहते थे मोहम्मद हुसैन शौक न कर, आजकल तलवारों और नेज़ों का दौर नहीं है, आजकल आसमान से भी बारूद है, ज़मीन से भी बारूद है, तो तबाही है, तो इस चीज़ का शौक ना करो। तो वो कहा करते थे दुआ करो अल्लाह मौका दे, मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान की शान क्या है। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस नीयत को भांपा। इनकी जो जंग में ड्यूटी ये थी कि एमुनिशन की सप्लाई, वो जब जंग का ड्यूरेशन था उससे पहले वालदा को घर छोड़ के गाँव छोड़ने आए। दादाजी बताते हैं दादी कि हमने एक वाइट कलर का जोड़ा नया कपड़ों का सिलवाया। तो दादाजी कहते हैं जब मैं छोड़ने गया वापसी पे, मेरे जहन में आ रहा था कि यार शायद ये मेरे बेटे का आखिरी यहाँ पे वो ना हो। जंग के दौरान जब वाले साहब चले गए, जंग शुरू हो गई तो मेरी पैदाइश हुई। तो दादाजी ने उनको खत लिखा कि बेटा कोई छुट्टी लेकर आए ताकि हम कोई बरादरी की खुशी करें,
खाना शाना करें इस तरह, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। वो उन्होंने एक जवाब लिखा कि अब्बा जान ऐसे हालात में मैं छुट्टी लेना मुनासिब नहीं समझता, दुआ करें अल्लाह ताला हमें फतह दे। उनके जो सीनियर थे वो बताते हैं कि मोहम्मद हुसैन ने आके कहा मुझे अगले मोर्चों पर जाके लड़ने की इजाज़त दी जाए। उस वक़्त फिर मोहम्मद हुसैन की ड्यूटी ये लगाई गई कि आप दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी नकलो हरकत का पता करके हमें बताएं। तो मोहम्मद हुसैन ने जंग खेल समझ के लड़ी कि मोहम्मद हुसैन वापस सक्सेसफुली आके जो उनकी एक ड्यूटी थी बताते थे यहाँ से अटैक हो रहा है, बल्कि जो ओपी उनका अटैक करवा रहा था वो नहीं पता लग रहा था, उसका पता करवाया, उसकी निशानियाँ उस दरख्त के जहन में रखी, उसको वहाँ पे हिट करवाया। उसके बाद उसका जो हमला था वो रुका और दुश्मन के 16 टैंक इनकी निशानदेही पे तबाह हुए और दुश्मन पीछे हटने पे मजबूर हुआ। इनको कहा कि मोहम्मद हुसैन मोर्चा मलो और सर पे हेलमेट लो, तो इन्होंने कहा मेरे हिस्से की गोली ना मुझे मोर्चे में छोड़ेगी ना बाहर छोड़ेगी। गांव हरड़ खुर्द जिसपे ये 4 साथियों के हमरा वहां पे गए तो उस वक्त दुश्मन ऑक्यूपाई कर रहा था, तो उन्होंने खुद नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह उन पे झपटे और उनको वहां पे जहन्नम वासिल किया और फिर एक बंदे को भेजा कि जा पीछे इतला कर दो। इतनी देर वो यूनिट आया और वापस सामने अपना एरिया ले लिया उनसे। इस धरती की खातिर अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया। उनके इस कारनामे की वजह से दादाजी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे ढेर सारी औलाद दी, 13 बच्चे दिए, सब मुझसे ले लिए। एक मोहम्मद हुसैन जवान हुआ और एक उसकी बहन जो मेरी फूफो थी, बाकी सब फौत हो गए। ये पता था कि शकरगढ़ सियालकोट में टैंकों की लड़ाई लगी हुई है। कहते मैं उस गाँव में गया, मैं बैठा हुआ था तो मुझे गली से आवाज़ आई कि डोग पीर बख्श वाले रोजली का बेटा शहीद हो गया। तो कहते हैं मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी, मैं उठा, मैं अपने गांव की तरफ चलना शुरू, तो ऐसा लगा जैसे मेरे बदन में जान ख़त्म हो गई है। कहते हैं मैं काबा शरीफ की तरफ मुंह किया, दो जानू होकर बैठ कर दोनों हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तू आज मुझे वो सब्र इनायत कर जो तूने आले रसूल को मैदान करबला में किया था। इलाके के लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरे दादा नारे मारते आए। घर में आए तो क्योंकि एक जवान साला बेटा शहीद हो गया, रो रहे थे, मातम का समा था। इन्होंने आके सबको रोका, कोई मातम नहीं करेगा मेरे बेटे का। जब रब अपने कुरान में शहीद की जिंदगी की गवाही दे रहा है तो मैं कौन होता हूँ वेला करने वाला, या आप कौन होते? खबरदार मेरे बेटे के पे कोई मातम ना करे। तीसरे साल आर्मी वाले आए कब्र पक्की करने के लिए। जब वो ताबूत सामने आया उसको कहा कि यार यहाँ से काटे चेहरे वाली जगह से, तो उस वक्त फिर वो काटा गया और वालदा मेरी कब्र पे गई थी। वो बताते हैं कि बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, वो क्यों शहीद को उसी वर्दी में दफनाते हैं, वो खून वो उसी तरह गीला और जैसे कोई फ्रेश और भीनी खुशबू और ओस पड़ी हुई है। वालदा बताती हैं कि बहुत ज़्यादा सच्चे और अच्छे इंसान थे। पाक फौज अपने शोदा को या अपने गाजियों के औलाद हो जाएं या उनको अकेला नहीं छोड़ती। फौज के खिलाफ हमें बात नहीं करनी चाहिए कि वतन है तो सब कुछ है, वतन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इन्हीं गाजियों और शोदा की बदौलत आज हम चैन में और सुकून में, अल्लाह ताला हमें उनकी इज़्ज़त और तकरीम करने की तौफीक दे और हमारा जज्बा जवान हो, आज़ादी की कदर करना सीखिए बस। नाज़रीन, दिफाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वालों का अनगिनत दास्तानों में एक दास्तान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की भी है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 52वें यौम शहादत की पुरवकार तकरीब गुजर खान में हुई। इस मौके पर मेजर जनरल उमर फरीद ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर शहीद को सलामी भी पेश की गई। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को उनकी बहादुरी और शुजात के एजाज़ में निशान हैदर से नवाजा गया था। और वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला, 10 साल बाद सूबे में नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास में भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि भल सफाई के दौरान कमिश्नर्स फील्ड में रहेंगे और तमाम उमूर की निगरानी करेंगे। इस दौरान नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने इंतजामी अफसरान को पानी चोरी के सदबाब के लिए मुतल्लका अजला में मौसर कार्रवाई का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान से मराकश में तैनात पाकिस्तान के सफीर समी मलिक ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर मोहम्मद बुलीगुर रहमान ने नए तैनात होने वाले सफीर समी मलिक को मुबारकबाद देते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मराकश के माबैन ताल्लुकात
कोई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तलबा के तबादला प्रोग्राम शुरू करने से तालीम के शोबे में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर पंजाब ने मराकश में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से वीज़े के हुसूल में मुश्किलात और ताख़ीर के मसले को हल करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तानी IT कंपनियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी IT फर्म्स ने हांगकांग में मुनक़्क़दा एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड में 8 बड़े अवार्ड्स जीत लिए। पाकिस्तानी IT कंपनीज के गोल्ड और 7 मेरिट अवार्ड जीते। एपेक्टा अवार्ड्स में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी सुपर विमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड जीतना है। नस्ट यूनिवर्सिटी के डरमा विजन और फास्ट यूनिवर्सिटी के SSGC ऑटोमेटेड रेडार ने मेरिट अवार्ड हासिल किया। मजीद बरा मेरिट अवार्ड एम्पर्ट सिस्टम्स ने फ्लो HCM F9 को कोयल एक्सीलेंस डिलीवर्ड के ब्रेन बॉक्स सोशल चैम्प की जानिब से सोशल चैम्प और S एयरोनॉटिक्स के क्वाडकॉप्टर ने जीते। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस ICT कम्युनिटीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद खत्ते में टेक्नोलॉजी की जिद्दत को फ़रोग़ देना है। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस में चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 बड़े ममालिक शामिल हैं। ANF पाकिस्तान मुल्क से मनशियात की लानत के खात्मे के लिए सरगर्म है। नौजवानों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने और मुल्क की सालमियत के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस की काविशें काबिल कदर हैं। ANF ने मुल्क से मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए मुल्की कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। ANF पाकिस्तान से मनशियात की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ANF की खिदमत के एतराफ़ में तराना भी रिलीज़ किया गया है। को हमने सजाना है, खुशियों का अलम लहराना है, रख जान हथेली पर अपनी, इस नशे से पाक बनाना है। ये वतन हमारी आन है, धरती अपना ईमान है। Say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs. मांगे बच्चे जो माँ ने, रखे पलकों की छाँव में, उन्हें नशे में घेर के जालिम ने, रोंदा ख्वाबों को पाँव में। जालिम से इनको छुड़ाना है, ख्वाबों को फिर महकाना है। Say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs. रखवालों की शोहदा के लहू की लेके मशल, चल रही है सिमत उजालों की। ये फोर्स हमारी जान है, ये पाकिस्तान की शान है। Say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs. वाद इस पर तन मन धन, करे नशे से पाक ये प्यारा वतन, अंधेरों में इसे न जाने दे, रह शाम सहर बस ये ही लगन, रोशन मुस्तकबिल लाना है, इसे जिंदा कौम बनाना है, और ऊंचा लहराना है। Say no to drugs, say no
اور ملک سے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ گزشتہ روز 2121 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے، جن میں 634 مرد 498 خواتین اور 989 بچے شامل تھے۔ اب تو پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,21,101 ہو گئی ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 87 گاڑیوں میں 186 خاندان کے اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ یورپی ہیڈ کوارٹرز برسلز میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ KMS کے مطابق مقررین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ آواز بلند کی جائے۔ اس حوالے سے ایک تصویری نمائش بھی اس پروگرام کا حصہ ہے جو 15 دسمبر تک یورپی پریس کلب میں جاری رہے گی۔ مقررین نے زور دے کر کہا کہ بھارت 7 اشروں سے زائد عرصے سے کشمیریوں کے حقوق کو دباتا آ رہا ہے، خاص طور پر ان کے حق خود ارادت کو کچلنے کے لیے ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھارتی حکومت نے جموں کشمیر کی اسمبلی میں نئی حلقہ بندیوں کی منظوری دی ہے، جس کے بعد وادی کشمیر کے ارکان مقبوضہ خطے کی اسمبلی میں اقلیت میں ہوں گے اور اس صورت میں اسمبلی میں کشمیریوں کے حق خود ارادت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی بیرون ممالک دہشت گردی کی کارروائیاں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنن کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد امریکہ نے بھی بھارت سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عبداللہ شاد کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکی سرزمین پر امریکی سکھ شہری کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش نامنظور۔ امریکہ نے بھارت سے سکھ رہنماؤں کے قتل کے معاملے میں شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی دہشت گردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئی۔ We certainly recognize the seriousness of these allegations, and as I said earlier, we want it fully investigated and those responsible to be held properly accountable. 18 جون کو نجر کے قتل کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کرتے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ کینیڈا میں را کے چیف کو بھی ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک میں گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی پہلی بار شمالی امریکہ میں اپنے آپریشنز بند کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف یونیسیف کے اشتراک سے پاکستان کے مختلف سکولز کے درمیان پانی کے صحیح استعمال و بچاؤ سے متعلق ڈاکیومنٹری مقابلے منعقد ہوئے۔ ان مقابلوں میں پاکستان بھر سے 175 سکولوں اور کالجز کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ ڈاکیومنٹری مقابلوں میں آرمی پبلک سکول اکوڑا خٹک کے بچوں کی تیار کردہ ڈاکیومنٹری سر فہرست رہی، جس میں 8 طلباء اور طالبات نے حصہ ڈالا۔ طلباء نے پاکستان میں مستقبل میں پانی کے حوالے سے آگاہی ویڈیو میں مسئلے کو احسن انداز سے اجاگر کیا۔ ڈاکیومنٹری کے ذریعے بچوں نے عوام کو پانی کے مناسب استعمال پر زور دیا تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے کہ پانی کی قلت کو روکا جا سکے۔ بچوں کا مستقبل میں پانی کی قلت کے حوالے سے آگاہی دینا خوش آمد ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 315 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جبکہ 160 کے خلاف مقدمہ درج، جبکہ 12 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لیسکو ترجمان کے مطابق بجلی بلوں کے نادہندگان کو یونٹس کی مد میں 1,38,24,529 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ 92 روز سے جاری مہم کے دوران 34,391 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ اس عرصے کے دوران بجلی چوروں کے خلاف 32,804 درخواستیں درج کی گئیں۔ اب تک کی کارروائیوں میں 15,802 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کیسکو ترجمان کے مطابق مزید 338 نادہندگان کے کنیکشن عدم ادائیگی پر منقطع کر دیے گئے ہیں۔ اب تک بجلی چوروں کے خلاف 492 مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں۔ ان بجلی چوروں سے کیسکو نے ڈیٹیکشن اور جرمانے کی مد میں اب تک مجموعی طور پر 30,33,000 روپے سے زائد رقم وصول کی ہے۔ جاری مہم میں 1,17,127 نادہندہ صارفین سے تقریباً 2,08,90,80,000 روپے بقایا جات بھی وصول کیے جا چکے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ملاوٹ مافیا اور غیر معیاری اشیاء خورنوش فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منڈی بہاؤدین میں بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران ضلع میں 900 سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی اور قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانے عائد کرنے کے ساتھ ساتھ دکانوں کو سیل کر دیا۔ چھاپوں کے دوران کیمیکل ملا دودھ، ناقص مسالہ جات، ذائقہ المیعاد مشروبات اور ناقابل استعمال اشیاء تلف کر دی گئیں۔ اشیاء خورنوش کی تیاری میں ممنوع اجزاء کا خوراک میں استعمال کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں گے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ روس میں آئندہ صدارتی انتخابات 15 سے 17 مارچ کو ہوں گے، جس میں ملک کی 5 بڑی جماعتیں اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گی۔ اگر موجودہ روسی صدر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مزید 6 سال کے لیے ملک کے صدر رہیں گے۔ ماسکو میں فوجیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اب ایسا وقت ہے کہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ صدر پوٹن کو اپنی 5ویں مدت کے لیے کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امریکی ریاست میں طوفانی بارشوں اور بگولوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ حکام نے مختلف حادثات میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ نشریاتی ادارے رائٹرز کے مطابق طوفانی بگولوں کے باعث بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ریاست ٹینیسی میں 80,000 کے قریب افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق مختلف حادثات میں 23 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں کے ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کیے گئے ہیں۔ گرین 42 لاہور میں AQI 232، پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں 237 اور ٹاؤن ہال لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 245 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شالے ویلی رینج روڈ راولپنڈی پر AQI 217، جبکہ شاہین ویلز فیز 2 لاہور فیصل آباد بائی پاس روڈ شیخوپورہ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح کے اوقات میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200، جبکہ دوپہر کے اوقات میں 250 کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم اس دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کو دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ لہ میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسکردو میں -8، سری نگر -5، کالام -5، جبکہ گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔